बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 4 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट शोइंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। आपके पास दो रेशियोज को आप आपस में इक्वलिटी में इक्वल की फॉर्म में लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। सही है, सही है। या आप बोल दें इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियो, ये कंपेयरिंग टू रेशियो बाय इक्वालिटी। डिफरेंट डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखी है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। उसने अगर ये चार क्वांटिटी दी है, उसने कहा ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, देन वी कैन राइट ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। या आप लिख दें ए रेशो बी प्रोपोर्शन लगा के ये चार नुकते सी रेशो डी। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। आपको टू टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की ध्यान में रखना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी ये रही इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज और डिक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी। कहने का मकसद, अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनली बढ़ेगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। मतलब इसे हम फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। सेकंड वन, इनवर्स प्रोपोर्शन। Inverse, the relationship between two ratios in which increase in one quantity causes a proportional decrease in the second quantity। कहने का मकसद, और दो रेशियोज में अगर एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए, मतलब अगर एक इंक्रीज करेगी तो दूसरी डिक्रीज करेगी, इसलिए इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। आ जाए रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कंपाउंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपके पास इस पर प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। पहले इनकी डेफिनेशन देखें। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्रोपोर्शंस either direct or inverse or both is called compound proportion। मतलब ऐसा प्रोपोर्शन जिसमें डायरेक्ट और इनवर्स या बोथ दोनों मौजूद हों उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप is a business run by at least two person, companies or parties। से कहना मतलब पार्टनरशिप लाजमी बात है आपको एटलीस्ट दो पर्सन हो या कंपनीज हो या पार्टीज ऑन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइम स्पेंड में बी डिफरेंट, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और टाइम स्पेंड में भी डिफरेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट भी हो सकती है और टाइम का भी फर्क हो सकता है। एट द एंड जब बिजनेस आप क्लोज करेंगे, प्रॉफिट ऑब्टेन और लॉस सफर्ड, या प्रॉफिट या लॉस इज शेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टाइम ऑफ इट। मतलब आपके अमाउंट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आपका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हिस्सा होगा और लॉस हुआ तो लॉस में भी उसी तरह का आपका शेयर बनेगा। आ जाए इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेटा क्या होता है? इनहेरिटेंस इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फैमिली लॉ ऑफ द मुस्लिम। सही है। विरासत, इनहेरिटेंस क्या? विरासत। विरासत में लाजमी बात है हमारे इस्लामिक जो मुस्लिम हैं जितने भी, उसमें एक उन्होंने फैमिली लॉ है ऑफ द मुस्लिम। सही है। विरासत में किस तरह की आपकी तकसीम, आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन, कोई बंदा डेथ करे, मोस्ट ऑफ हिज राइट आर ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल हेयर्स। उनके वर्षों को जो ज्यादातर जो उसमें राइट्स हैं में तो वो उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। द प्रॉपर्टी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यूनरल एक्सपेंसेस, मतलब कहने का कि उसके कफन दफन में जो अखराजात आएंगे वो उस ओरिजिनल जो उसकी विरासत है, जो उसकी वर्थ है प्रॉपर्टी की या जो भी है उसके पास विरासत में, सही है, जो उसको आपने माइनस कर देना है। द डिस्चार्ज ऑफ हिज डेबिट, उस पर कोई कर्जा है तो वो भी आपने उसे देना है। एंड टेस्टामेंट है, कहने का मकसद उसने कोई वसीयत की तो उसके हिसाब से भी उसकी अमाउंट पहले पे कर देनी है। कहने का मकसद जो भी विरासत होगी तकसीम से पहले उसके कफन दफन पर जो खर्चा है वो भी माइनस करना है, कोई उस पर उधार है वो भी आपने देना है।
उसके अलावा अगर वो कोई वसीयत करता है तो वो भी देना। वो वसीयत की जो अमाउंट होगी विरासत के अंदर जो हिस्सा होगा वो 1/3 से मोर नहीं होगा। सही है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड is to be distributed according to law of inheritance। जो आपकी इनहेरिटेंस है विरासत है उसके लॉ के मुताबिक से आप डिस्ट्रीब्यूट। वी शैल डिस्कस हियर ओनली सम इम्पोर्टेंट शेयर्स ऑफ हेयर्स। इधर हम वर्षों के लिए थोड़े बहुत जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई शख्स डेथ कर जाता है तो फादर मदर विल गेट 1/6। जो फादर मदर अगर हैं तो उनको उसका 1/6 शेयर मिलेगा ऑफ टोटल, जो भी टोटल विरासत होगी उसमें से 1/6 1/6 के लाए। व्हेन डिसीज लीव द चिल्ड्रन, सही है, अगर चिल्ड्रन भी है तो आगे हम अगर विडो अगर उसकी बेवा है तो उसकी जो वाइफ है तो उसको कितना जाएगा 1/8 ऑफ द टोटल। ठीक है। व्हेन डिजीज लीव्स चिल्ड्रन, डिजीज मीन्स यहाँ पर मरहूम जो जा चुका है leave his children। सही है। इफ डिसीज वुमेन, अगर वो मरने वाली खातून होती है, कोई औरत होती है, देन हैज चिल्ड्रन देन हर हस्बैंड, उसके चिल्ड्रन भी हैं और उसके हस्बैंड भी है, तो हस्बैंड को कितना हिस्सा जाएगा 1/4 ऑफ दी प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी की टोटल प्रॉपर्टी होगी तमाम चीजें माइनस करने के बाद जो ऊपर मैं बता चुका हूं उसमें से उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा। द रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल बी, उसके अलावा अब देखें फादर मदर को कितना मिलेगा 1/6। वाइफ है अगर वो बेवा है तो उसको कितना मिलेगा 1/8। अगर मरने वाली औरत है और हस्बैंड को कितना मिलेगा 1/4। और बाकी बच्चों में तकसीम हो जाएगा तो बच्चों में तकसीम किस हिसाब से होगा, अमंग द रिमेनिंग प्रॉपर्टी विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन एंड डॉटर्स। जितने भी सन एंड डॉटर, सन का जो लड़का होगा उसके 2 होगा, 2 हिस्से होंगे और लड़की के 1। जो रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर सारे माइनस करने के मदर फादर ये जो भी उस वक्त मौजूद है उनके वर्षा में उन्हें डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो बच्चों में तकसीम हो जाएगी, जिसमें लड़के के 2 हिस्से होंगे और लड़की का 1 हिस्सा होगा, तो वो बनता है 2:1। ठीक है। आ जाए क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 4.1। A truck driver charges ₹2000 for 10 kilometer with a load कितना है उसके ऊपर 800 kg। What will he charge if truck cover a distance of 8 kilometer with a load of 600 kg? सबसे पहले तो बेटा आप ये देखें कि आपको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। पहले तो मैं आपको यही आपने हमेशा ढूंढना है कि आपने फाइंड क्या करना है। तो इसमें क्या है, व्हाट विल ही चार्ज, हमने उसने कितना चार्ज किया पैसा वो निकालना है। तो सबसे पहले जो मैंने फाइंड करना है वो इस बॉक्स में आपने चार्ज पहले लिख देना है जो फाइंड करना है। ठीक है। ऐसे आपने जो हमेशा जब भी जो चीज फाइंड करनी है उसे सबसे पहले लिखना, उसमें आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चार्जेस उसके क्या थे वो आपने लिख दिए। फिर उसके बाद आप मजीद देखें किस किस का जिक्र है। किलोमीटर, मतलब किलोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस है, कोई डिस्टेंस लिख दिया आपने। उसके अलावा लोड है केजी में, आपने लोड लिख दिया। अब फर्स्ट लाइन में आ जाए दोबारा। सबसे पहले आपने टेबल बनाते वक्त वो वर्ड लिखना है जिसका वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो उसने आपसे चार्जेस का पूछा था, कितने चार्जेस लेगा। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में ढूंढे बाकी किस किस बात का जिक्र है, डिस्टेंस का जिक्र है और लोड का जिक्र है। ये मैंने टेबल बना दिया। अब आ जाए फर्स्ट लाइन की तरफ अगेन। अ ट्रक ड्राइवर चार्जेस ₹2000, तो आपने इधर 2000 लिखा। 2000 कितने डिस्टेंस पर, 10 किलोमीटर, आपने 10 लिख दिया यहाँ पर। और लोड कितना था 800 kg। ठीक है। ठीक है। अब व्हाट विल ही चार्ज, उसने कहा था वो कितना चार्ज करेगा, तो हमें तो नहीं पता, वो गिवन नहीं, तो हमने वो सपोज कर दिया था लेट दी चार्जेस इक्वल टू x। ठीक है। हमने x लिख दिया उसकी जगह। वो x चार्ज करेगा जब डिस्टेंस कितना होगा, सेकंड लाइन में इसमें देखें गौर से, ये रहा 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना 8 किलोमीटर, वो मैंने नीचे 8 लिख दिया। और लोड कितना था 600 kg। अब कंपेयर करेंगे, जो फाइंड करना है उसी के साथ पहले चार्जेस को डिस्टेंस के साथ कंपेयर करें। 2000 चार्ज 10 किलोमीटर पर कितना लेता है 2000 रुपीज।
10 किलोमीटर पर वो कितना चार्ज करता है, 2000 रुपीज। तो लाजमी बात है 8 किलोमीटर पर वो कितना चार्ज करेगा। फॉर ऐसे हम सोचें, मतलब वो ज्यादा चार्ज करेगा या कम चार्ज करेगा। हमने ये नहीं कहना कि उसने 2000 से हम बोलेंगे तो उसने इतना 1500, यूं नहीं। हमने इसको इस तरह डिस्कस करना है कि 8 अगर 10 किलोमीटर पर वो 2000 करता है चार्ज, तो 8 पर किलो, तो लाजमी सी बात है 8 किलोमीटर होगा, चार्ज भी कम होगा। तो जब डिस्टेंस कम हुआ तो चार्जेस भी कम हो, तो दोनों का रिलेशन क्या, दोनों कम कम हो रहे हैं। तो डायरेक्ट इधर मैंने पहले ये एरो लगा दिया तो ये एरो भी अपवर्ड हो जाएगा, ये एरो भी अपवर्ड हो जाएगा। क्यों, सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है, प्रोपोर्शन है। सही है, दोनों का रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला है। अब आ जाए 800 kg पर वो 2000 लेता है, तो 600 kg पर कितना लेना चाहिए। लाजिम बात है वो 800 पर अगर 2000 लेगा तो 600 पर वो कम लेगा 2000 से। तो केजी कम होंगे तो चार्जेस भी कम हो जाएंगे, तो इनका भी रिलेशन डायरेक्ट है। सही है, तो जो एरो यहां पर है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में एरो यहां पर आप लगा देंगे, सेम डायरेक्शन वाला। स्टार्ट में ये लिख के इधर एरो पहला लगा दें इसी डायरेक्शन में, उसके बाद कंपेयर करें। अगर रिलेशन डायरेक्ट है तो एरो सेम एक जैसे बनेंगे। अगर रिलेशन इनवर्स है तो इसका अगर ये अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। याद रखना, आगे क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। अब लिखेंगे कैसे, टेल आला पहले लिखेंगे, फिर हेड डिवाइड में x डिवाइडेड बाय 2000, फिर इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, फिर टेल से हेड की तरह 8 डिवाइडेड बाय 10, पहले 8 आएगा फिर डिवाइडेड बाय 10। कैसे, टेल आला न्यूमरेटर में लिखना है और हेड आला डिनोमिनेटर में। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टेल में क्या लिखा है 600 डिवाइडेड बाय 800। ठीक है, आपने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड को, तो आपके पास आ गया 4800 और नीचे मल्टीप्लाई किया तो 8000 आ गया। जब इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो ये 48 डिवाइडेड बाय 80 हो गया, और ये 2000 यहाँ पर क्या हो रहा था डिवाइड, तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन आपने 80 को 2000 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया 25, तो 48 इसी तरह, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 25 1200, तो उसने कितना चार्ज किया, रुपीज 1200 चार्ज किए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 3। Twelve men can do a work in 8 days। 12 मैन है, आ वर्क एक काम कर रहे हैं कितने डेज में, 8 डेज में। हाउ मेनी मैन कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दैट वर्क इन 16 डेज। तो आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये हाउ मेनी मैन का है। सही है, तो मैन आपके पास कितने हो गए, और नहीं पता हाउ मेनी मैन फाइंड करने, तो आप लेट कर दें, लेट द मैन इक्वल टू एक्स। हमने कहा जो हमें मैन फाइंड करना है वो एक्स है, तो मैन पहले लिख दे। सही है, बॉक्स क्या बनाते हुआ, सही है, टेबल बनाते हुआ आपने क्या करना है, मैन पहले लिख देना। अब मैन के अलावा क्या जिक्र है, डेज का जिक्र है और वर्क का, तो मैंने डेज लिख दिया और वर्क लिख दिया। तो मैन कितने थे 12, आ वर्क एक वर्क, तो वर्क एक लिख दिया, और डेज कितने थे 8। ठीक है, हाउ मेनी मैन, वो से हमें एक्स सपोज किया था, एक्स लिख दिया मैन के नीचे। डू 3 टाइम्स ऑफ दैट वर्क, कितने टाइम वर्क 3 टाइम, अगर पहले एक था तो 3 टाइम मतलब 3 इंटू 1 3 हो गया ये। और डेज कितने आपके पास 16, और डेज के नीचे लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं। ठीक है, 8 डेज लगते हैं 12 आदमियों को। सही है, तो 16 डेज में किसी काम वही है अपनी जगह पर। ठीक है, 16 डेज कर दें तो मैन कितने आपको रिक्वायर,
16 डेज में मैन कितने रिक्वायर होंगे आपको? आप लाजमी बात है, कोई काम करा रहे हैं, अगर डेज बढ़ा देंगे तो आप लोग को वर्कर, लाजमी बात है बंदे आप कम यूज करेंगे। डेज को अगर इंक्रीज कर देंगे, डेज आप ज्यादा करेंगे, लाजमी तो बंदे कम हो जाएंगे। ठीक है, सही है। डेज आपने बढ़ा दिए हैं तो आपको 12 मैन की जरूरत नहीं है, लाजमी बात है कम बंदों से भी वो काम आप करवा देंगे। तो अगर इधर एरो मैंने अपवर्ड लगाया है, देखें डेज बढ़ रहे हैं तो आदमी हमें कम करने पड़ते हैं हमेशा। ठीक है, किसी काम को कराने के लिए हम इतने ज्यादा आदमी रख के क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एरो अगर मैंने अपवर्ड लगाया है तो इनका रिलेशन मैन और डेज का इनवर्स है, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। पहला एरो हेड मैंने अपवर्ड ही लगाया है। ठीक है, अब आ जाए, एक काम को 12 आदमी करते हैं, 12 मैन करते हैं वन वर्क को। सही है, एक वर्क को 12 मैन करते हैं, तो 3 वर्क को 3 काम हो जाए, वही एक बजे वही काम 3 गुना हो जाए, तो कितने आदमी आपको चाहिए? ज्यादा। वर्क बढ़ाएंगे तो मैन भी बढ़ेंगे, दोनों का रिलेशन क्या हो गया? मैन और वर्क का डायरेक्ट। इसका एरो अपवर्ड था तो इसका एरो भी एरो हेड अपवर्ड होगा, सेम डायरेक्शन में एरो ड्रॉ होंगे। ठीक है, ये तो आपने इनके दरमियान आपने एरो लगा दिए। अब सबसे पहले वो उसी तरीके से टेल आला पहले लिखना है, फिर डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय हेड आला लिखना है। तो x डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, इक्वल टू लगाएं, टेल में क्या है 8, 8 डिवाइडेड बाय 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय टेल आला पहले 3 डिवाइडेड बाय 1। सही है, और ये इस तरफ जो राइट फर्स्ट वन के बाद जो आपने फाइंड करना है जिसमें हम x लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगा के जितने भी आपके पास इस तरह के टेबल आगे, टेबल में जितने भी रोज या आपको कॉलम होंगे, उन सब के आंसर आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। जैसे डेज का जो भी आप फ्रैक्शन बनेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे वर्क, अगर वर्क के अलावा कोई और होता तो वो भी मल्टीप्लाई होता है इनसे। सिर्फ फर्स्ट वन लिखने के बाद इक्वल टू लगाना है। अब आ जाए सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने क्या किया कि इन्हें 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16, तो ये मेरे पास बन गया 3 डिवाइडेड बाई 2, 8 1 8, 8 2 16, 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। 12 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 6, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। इस स्टेप में आगे 3 6 18, उसे 18 मैन चाहिए होंगे। हाउ मेनी मैन? जवाब है 18 मैन। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा आपका? 18 मैन। सही है, आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। हंड्रेड हैंस ईट 1/4 क्वांटिटी ऑफ फीड इन 21 डेज। सही है, हैंस का जिक्र है, फीड का जिक्र है और डेज का, तीन चीज ध्यान में रखना, हैन, फीड और डेज का जिक्र है। ठीक, इन हाउ मेनी डेज, डेज फाइंड करने तो सबसे पहले डेज लिख दें, बाकी किस किस का जिक्र था? हैंस का, हैंस लिख दिया और फीड लिख दिए। सही है, तो आपको हाउ मेनी डेज हमने लेट कर दिया, लेट नंबर ऑफ डेज एक्स। ठीक है, लेट टोटल फीड, हमने कहा टोटल फीड 1 है, उसने ईट कितनी की थी? 1/4, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी? 1 में से 1/4 माइनस कर दें तो 3/4 हो जाएगी। सही है, तो आ जाए क्वेश्चन की तरफ। डेज हमने कितने थे हमारे पास? 21। हैंस कितनी थी? यहां से देखा 100 पहली लाइन में 100, और फीड कितनी उसने ईट ईट की थी? 1/4 लिख दी। ठीक है, अब इन हाउ मेनी डेज, डेज हमने एक्स सपोज किया, एक्स लिख दिया, हैंस कितनी है? 84 लिख दिया। रिमेनिंग फीड की जाती जो हमें यहाँ पर शुरू में स्टार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो हमने 3 4, सही है, ये लिख दिया। अब कंपेयर करें, देखें 100 हैंस 21 डेज लगाती हैं, किसके लिए? उस फीड को खाने में। तो 84 हैंस कितने डेज लगाएंगी? ज्यादा। तो आपके पास जो खाने की चीज है, जो भी फीड है, वो 100 हैंस को 21 डेज लगते हैं, तो 84 को लाजमी बात है ज्यादा लगेंगे। हैंस कम हो रही है और डेज बढ़ रहा है, तो अगर पहला एरो हेड मैंने यूं ही लगा दिया था स्टार्ट में ही। सही है, तो इनका दोनों का डेज और हैंस का रिलेशन क्या है? इनवर्स। क्यों? डेज बढ़ रहे हैं और हैंस कम हो रही है,
तो ये अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आ जाए फीड 1434 लिखे, तो आप फोर्थ को कुछ देर के लिए यूं ना पढ़े, आप 1/4 पर उससे 21 डेज लगते हैं, तो 3/4 पर मतलब 4 में से एक हिस्से में 21 डेज लगते हैं, तो 4 में से 3 हिस्सों में कितने लगेंगे, फीड ज्यादा डेज लगेंगे। फीड बढ़ाएंगे तो डेज भी बढ़ेंगे। डायरेक्ट है डेज और फीड का रिलेशन डायरेक्ट है, अगर इधर एरो अपवर्ड था तो इधर भी आपने अपवर्ड ही लगाना है। अब आ जाए उसी तरह x डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू लगा देना है। टेल वाला पहले 100 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, सही है, ये पहले आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, उससे डिवाइड होगा 1/4। टेल वाला पहले लिख के उससे डिवाइड कर, तो मैंने 3/4 इसको इस तरह करके लिख दिया 1/4। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, बाकी उसी तरह उतारना है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखें मैंने क्या किया है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया और 3 को 100 से मल्टी, तो 300 डिवाइड बाय 84 लिख दिया इस पूरे का आंसर, ठीक है। 21 यहाँ पर लेफ्ट साइड पर डिवाइड होता है, राइट पर जाके मल्टीप्लाई। अब अगेन मैंने क्या किया है, 21 को 84 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया, तो 300 डिवाइड बाय 4 हो गया आपके पास, तो 300 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो जाएगा 75, तो उन्हें 75 डेज लगे थे। उसने हाउ मेनी डेज पूछा था, 75 डेज आंसर होगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। इन फैक्ट्री 49 वर्कर्स, एक फैक्ट्री है उसमें 49 वर्कर्स मेड 1050 आर्टिकल्स इन 10 आवर्स। चाहिए 10 आवर्स में कितने, 10 आवर्स, इसमें आप देखें वर्कर का जिक्र है, आर्टिकल का जिक्र है और टाइम है, ठीक है। 1 डे 4 वर्कर वर एब्सेंट इन हाउ मेनी आवर्स, टाइम पूछ रहा है वो आपसे, सही है। आपके क्वेश्चन में किन किन का जिक्र है, वर्कर, आर्टिकल्स है और टाइम है, आवर्स है, टाइम आवर्स में पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इन हाउ मेनी आवर्स, तो हम लेट कर देते हैं, लेट दी आवर्स इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने फाइंड क्या करना है, सही है। टोटल वर्कर आपके पास 49 थे, 1 डे एक दिन 4 वर्कर एब्सेंट हो गए, तो 49 में से 4 निकालेंगे तो अदर डेज में कितने वर्कर होंगे, 45 हो जाएंगे, ठीक है। उसने कहा था 1 डे 4 वर्कर वर एब्सेंट, वर्कर ऑन अदर डेज कितने हो जाएंगे, जो स्टार्ट में वर्कर थे उसमें से जितने एब्सेंट हुए उन्हें माइनस कर दें 45, ये आ गया आपके पास। अब टेबल बनाए, आवर्स पहले लिखे, फिर आर्टिकल्स, फिर वर्कर्स, तो 10, तो आपने आवर्स पहले लिखना है, फिर आर्टिकल्स हम लिख देंगे, फिर वर्कर। तो आपके पास क्या है, शुरू में देखिए 10 आवर्स है, 10 लिख दिए यहाँ पर, आर्टिकल्स कितने हैं 1050 वो लिख दिए, वर्कर कितने हैं 49, आपने वर्कर लिख दी। आपने फाइंड क्या करना था, हाउ इन हाउ मेनी आवर्स, तो हमने उसे एक्स सपोज किया था। आर्टिकल कितने हैं 1350 1350 वो लिख दिया, और वर्कर कितने रिमेनिंग वर्कर वो मैंने निकाल चुका था, वर्कर ऑन अदर डे 45 वो लिख दिया। अब कंपेयर करते हैं, 1050 आर्टिकल्स को 10 आवर्स लगते हैं, 1350 आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स आप बढ़ा देंगे तो टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा। तो पहला मैंने एरो हेड यूं अपवर्ड लगा दिया था, तो आपने दूसरे का भी अपवर्ड क्यों लगाना है, दोनों का आवर्स और आर्टिकल का रिलेशन डायरेक्ट है, तो दोनों के एरो सेम डायरेक्शन में ड्रॉ हो जाएंगे, बन जाएंगे, सही है। अब आ जाए वर्कर्स, 49 वर्कर्स को 10 आवर्स लगते हैं, तो 45 वर्कर्स को कितने आवर्स लगेंगे, 49 वर्कर को 10 आवर्स लगेंगे, 49 वर्कर्स को ज्यादा लगेंगे, तो वर्कर आप कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। वर्कर कम हो रहे हैं, ये देखें 49 से 45 हो रहे हैं,
और टाइम आप सिंपल सी बात है 49 वर्कर्स 10 आवर्स लगाते हैं, तो 45 वर्कर कम टाइम ज्यादा, तो रिलेशन इनवर्स है, तो इसका एरो अपवर्ड था तो इसका डाउनवर्ड कर देंगे। अब आ जाए उसी तरह x डिवाइडेड बाय 10, इक्वल टू एरो टेल आला पहले 1350 डिवाइडेड बाय 1050 मल्टीप्लाई बाय टेल आला पहले 49 डिवाइडेड बाय 45। अब इन चारों को हमने आपस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया राइट साइड को, तो ये आंसर आया 1.4 आपके पास। तो 1.4 ये 10 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 14 हो जाएगा। तो उन्हें टाइम कितना लगेगा 14 आवर्स। सही है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। हसन अकबर एंड असगर स्टार्टेड अ, या पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है। शुरू के क्वेश्चन कंपाउंड प्रोपोर्शन पर थे, अब आ जाए पार्टनरशिप्स के ऊपर। हसन अकबर एंड असगर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? हसन ने 10,000 की, अकबर ने 12,000 की और असगर ने 15,000 रिस्पेक्टिव। असगर जो था उसने टुक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ। असगर जहन में रखना, असगर ने 10 महीने बाद अपने पैसे वापस ले लिए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट जो ने हुआ था बिजनेस ये जो किया तो उसमें जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 27,600 आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ था। तो हसन ने जो इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 और कितना अरसा तक बिजनेस में वो पार्टनर था 1 ईयर तक, तो 12 मंथ तक, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है। इसी तरह अकबर ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी 12,000, उसने भी 12 मंथ तक उनके साथ रहा है हसन के, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,44,000। असगर इन्वेस्टमेंट कितनी थी 15,000, यहां से ऊपर से देख लें। उसने 10 मंथ काम क्यों किया, ऊपर क्वेश्चन में देखिए असगर टुक हिज मनी बैक आफ्टर 10 मंथ, तो इसने तो 10 मंथ के, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 1,50,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब इसके बाद इन्हें आप पहले हसन लिख दिया मैंने, फिर अकबर लिख दिया, असगर, इनकी इन्वेस्टमेंट सही है, इनके दरमियान रेशो का निशान लगा दिया। तो हसन की इन्वेस्टमेंट 1,20,000 थी, अकबर की इन्वेस्टमेंट 1,44,000 थी और असगर की 1,50,000 थी। तो चारों में देखें 30 कॉमन है, तीनों में से 330 मैंने पहले कैंसिल कर दी, तो यहाँ पर 120 बच जाएगा, यहाँ पर 144 और ये 150। अब ये मैंने 6 से डिवाइड कर दी, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। तीनों को 6 से डिवाइड किया मैंने, तो 20, 24 एंड 25। अब ये तीनों का रेशियो आ गया, हसन और अकबर और असगर के दरमियान में रेशियो आ गया 20:24:25। आपने क्या करना है, इन रेशियोज को सम कर देना है। ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो 20 प्लस 24 प्लस 25, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 69 है। तो प्रॉफिट क्या था क्वेश्चन में हमें पता था 27,600। सही है। अब हसन का देखें, हसन का शेयर कितना होगा, उसका रेशियो था 20, हसन के नीचे 20 था, तो 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो 69 मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें 27,600 से, तो हसन का शेयर बनता है 8,000 रुपीज 8,000। इसी तरह अकबर का आप देखें, अकबर का रेशियो था 24 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना था 69 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो इसे भी आप सॉल्व करें, डिवाइड 24 से मल्टीप्लाई और 69 से डिवाइड, तो ये अकबर का शेयर बनता है 9,600। असगर शेयर, ठीक है, असगर ने कितना रेशियो था असगर का 25, ऊपर से आप चेक कर सकते हैं रिवाइंड रिवर्स करके पीछे जाके, और टोटल रेशियो क्या है 69,
20। तो आपने करना कैसे, रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय किस में से शेयर है, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपने 27,600 से ये आ गया, प्रॉफिट आ गया आपका। तो ये 25 रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा 10,000। तो असगर का शेयर हो गया 10,000। तो इस तरह इनके बिजनेस, इन्होंने आपस में बिजनेस किया और ये इनका प्रॉफिट के अंदर शेयर बन गया। तो उन्होंने हमसे पूछा था शेयर ऑफ हसन, अकबर एंड असगर। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 'X started the business with the investment rupees 3,500 after 3 month'। जब X ने बिजनेस स्टार्ट किया उसके 3 मंथ बाद Y ने ज्वाइन किया और इसने इन्वेस्ट किए 3,000। देन आफ्टर 2 मंथ Z, एक और बंदा आया उसको हमने Z कह दिया, उसने भी बिजनेस ज्वाइन किया। वो किसके बाद आया, X, देखें X के 3 मंथ बाद Y आया और Y के 2 मंथ बाद Z आया। Y के आने के बाद 2 मंथ उसने इन्वेस्ट किया। फॉर दे क्लोज देयर बिजनेस आफ्टर 5 मंथ। जब ये सारे इस तरह आ गए तो उसके मजीद 5 मंथ बाद इन्होंने बिजनेस क्लोज। फाइंड द शेयर ऑफ इन द प्रॉफिट, शेयर ऑफ ईच इन दी प्रॉफिट। तो तीनों XYZ का प्रॉफिट बताना है आपने। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या था 15,200। तो ड्यूरेशन कितना बना देखें, X के बाद 3 मंथ और 3 के बाद ये 2 5 और 5 के बाद टोटल मंथ क्या बन गए, 10 मंथ बन गए। आप कैसे देखें, X के बाद Y आया 3 मंथ बाद आया, ठीक है, Y के 2 मंथ बाद Z आया। तो 3 और 2 5 हो गए। और बिजनेस उन्होंने क्लोज कब किया, आफ्टर दे क्लोज देयर बिजनेस आफ्टर 5 मंथ, इनके आने के 5 महीने बाद। तो टोटल 10 मंथ हो गए। इन्वेस्टमेंट ऑफ X शुरू से लेकर लास्ट तक रहे, तो उसके इन्वेस्टमेंट थी 3,500, उसके नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 35,000 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ Y की इन्वेस्टमेंट 3,000 थी, उसने कितना अरसा काम किया, वो 3 मंथ बाद आया था। टोटल ड्यूरेशन कितना 10, तो उसके 3 मंथ 10 माइनस 3, तो ये 7 से इसको 3,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ Z, इन्वेस्टमेंट Z की 4,000 थी, उसको उसके नंबर ऑफ मंथ से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वो देखें ये 10 माइनस 3 था, Y 3 महीने बाद है और इसके 2 महीने बाद आया, तो 10 माइनस 3 माइनस 2, तो इसने टोटल 5 मंथ काम किया था। Z ने टोटल 5 मंथ का 5 इंटू 4,000, तो ये आपके पास 20,000। ये तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्हें मैं रेशियो में लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट ऑफ X, इन्वेस्टमेंट ऑफ Y, इन्वेस्टमेंट ऑफ 35,000, 21,000 और 20,000। तो ये सारों के जीरो मैंने कैंसिल कर दिए, तो ये बच गए 35, 21, 20। कैसे, सब में 3 जीरो कॉमन थे, वो आपस में मैंने इन्हें 1000 से सबको डिवाइड कर दिया। सही है, सम ऑफ रेशियो 35 प्लस 21 प्लस 20, तो सम ऑफ रेशियो क्या आ गया 76। प्रॉफिट कितना था उनके पास क्वेश्चन में 15,200। अब तीनों का शेयर निकालेंगे, तो शेयर ऑफ X, उसका रेशियो क्या है 35 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो क्या है 76 और प्रॉफिट कितना है 15,200। तो प्रॉफिट में से इनका शेयर निकालना है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7,000। इसी तरह शेयर ऑफ Y का रेशियो क्या है, ये रहा 21 दिया हुआ है, 21 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, मतलब जो रेशियो का टोटल था सारे रेशियोज का 76, और प्रॉफिट ये रहा आपके सामने, ये मैंने लिख दिया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4,200। शेयर ऑफ Z का रेशियो क्या है 20, ये रहा, और टोटल रेशियो 76, सम ऑफ रेशियो 76 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, जो ने प्रॉफिट, उससे सॉल्व करेंगे तो इसका शेयर बनेगा Z का 4,000। इस तरह आप तीनों का शेयर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10, ये इनहेरिटेंस के ऊपर है। डिवाइड अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 300,000, मतलब 3 लाख अमंग 2 सन, a daughter and a widow after paying the funeral expenditure of rupees 10,000। वो कहता है ये वर्थ है, अमाउंट है, इसे डिवाइड करना है 2 सन
एक डॉटर एक बेटी में और विडो जो उसकी वाइफ है उसमें। तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है? 3 लाख। सही है, 300,000 है। फ्यूनरल एक्सपेंडिचर क्या है? 10,000। तो हम जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते जब तक ये फ्यूनरल के हो गए उधार है, बाकी चीजें हम माइनस कर, फ्यूनरल की अमाउंट को माइनस कर देंगे 10,000 को, तो ये हो जाएगा 2,90,000। अब इस अमाउंट में से पहले हम उसकी जो बच्चों की अम्मी है, विडो है, जो बेवा है, उसका हिस्सा निकालेंगे। तो औरत का कितना हिस्सा होता है? 1/8। ठीक है, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 29, 2,90,000 से, तो इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 36,250। ये क्या हो जाएगा इसका? 36,250। ये आ गया किसका हिस्सा? वाइफ का आ गया, जो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी जो मर चुका था, ये विडो जो बेवा थी, उसका हिस्सा आ गया। रिमेनिंग अब इस हिस्से को भी इस अमाउंट से माइनस कर देंगे, 2,90,000 में से माइनस करेंगे 36,250। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 2,53,750। अब ये अमाउंट है हमारे पास रिमेनिंग। ठीक है, फ्यूनरल के माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग आएगा उसमें से विडो का हिस्सा निकालेंगे, वो ऊपर मैं बता चुका हूं कितना है, 1/8। सही है, तो फिर 1/8 करके उससे मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बनेगी उसको इसमें से रिमेनिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये जो अब रिमेनिंग आई, ये जो अमाउंट है, ये रिमेनिंग 2,53,750, ये आपने 2 सन और 1 डॉटर में तकसीम करनी है। तो आपने शेयर ऑफ 2 सन एंड डॉटर लिख दें। सन का शेयर 2 होता है, दूसरा सन का भी 2 और डॉटर के, तो ये इनके रेशियोज आ गए। सही है, तो सम ऑफ रेशियो कर लें। सही है, 2 + 2 + 2 5 हो गया। अब पहले सन का, ईच सन का शेयर निकालना है। शेयर ऑफ ईच सन, सन कितने का रेशियो क्या है? 2, सम ऑफ रेशियो 5, 2/5। और रिमेनिंग अमाउंट क्या थी? 2,53,750। उससे आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, रिमेनिंग कौन सी? जो विडो की अमाउंट को माइनस करने के बाद आई थी। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1,01,500। ये ईच सन का हिस्सा आ जाएगा। इसी तरह हम निकालेंगे शेयर ऑफ डॉटर। डॉटर का क्या रेशियो में, क्या रेशियो है? 1। और टोटल रेशियो क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग अमाउंट क्या थी? विडो की अमाउंट को माइनस करने के बाद 2,53,750। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 50,750। ये विडो का हिस्सा आ जाएगा। तो सन का, ईच सन का ये हिस्सा बनेगा, डॉटर का ये बनेगा, और विडो का ऊपर हम निकाल चुके हैं। इस तरह आपने इसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, a man died leaving a house worth rupees, ठीक है, 5,60,000 and a shop worth rupees 2,60,000। इसी अब डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज पेरेंट, उसके जो वालदेन है उनमें तकसीम करना है, वाइफ को देना है और डॉटर को देना है, आफ्टर पेइंग अ डेबिट ऑफ 20,000। जो उस पर उधार था 20,000 को निकालने के बाद। ठीक है, तो आपने वर्थ ऑफ हाउस देखा कितना है? 5,60,000। वर्थ ऑफ शॉप कितनी है? 2,60,000। इन्हें ऐड कर दें, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट कितनी बनती है? 8,20,000। ये टोटल प्रॉपर्टी इसके। डेबिट पेड कितना था? 20,000। जो उसे डेबिट था, उधार था उस पर, वो 20,000 था जो उसने कहा पे करना है। तो रिमेनिंग वर्थ क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी की अमाउंट में से, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी में से आप माइनस कर दें 20,000 को, तो ये हो जाएगा 800,000, मतलब 8 लाख आपके पास रह जाएंगे। अब इस 8 लाख को आपने पेरेंट्स में भी डिवाइड करना है और बच्चे, वाइफ को भी देना है और डॉटर, बेटी को भी देना है। तो शेयर ऑफ फादर क्या होता है? 1/6 होता है। पेरेंट्स का शेयर क्या होता है? 1/6। किस में से?
जो प्रॉपर्टी की वर्थ रह गई है, रिमेनिंग प्रॉपर्टी की जो वर्थ रह गई थी जो, सही है। तो 8 लाख थी तो 1 डिवाइड बाई 6 8 लाख, तो ये कितना हो जाएगा 1,33,333.3333 एंड सो ऑन चलता है। इसी तरह शेयर ऑफ मदर, उसका भी 1/6 है तो वो भी सेम ही आंसर आएगा, से। अब शेयर ऑफ विडो, मतलब जो बेवा है उसकी वाइफ है उसका 1/8, तो इस पर इसके हिस्से में 100, सही है, वो 100,000 आएंगे, सही है, वाइफ के हिस्से में 100,000 आएंगे। अब ये फादर का हिस्सा आ गया, ये मदर का वही सेम होगा, और ये वाइफ का हिस्सा आ गया। अब रिमेनिंग वर्थ प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, इन तीनों को टोटल जो वर्थ थी प्रॉपर्टी की आफ्टर डेबिट को माइनस करने के बाद वो थी 8 लाख। तो 8 लाख में से इन तीनों को माइनस कर दें तो आपके पास बच जाएगा 4,33,333.33। और ये जो रिमेनिंग रह गया ये डॉटर का हिस्सा बन जाएगा, सिर्फ पीछे एक डॉटर थी, ठीक है, ये डॉटर के हिस्से में आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, रिमेनिंग वर्क प्रॉपर्टी, रिमेनिंग ये वाला रिमेनिंग कैसे निकालना है, जो जो पिछला रिमेनिंग था डेबिट को 20,000 डेबिट को माइनस करने के बाद वो था 8 लाख। 8 लाख में से आपने फादर का भी शेयर निकालना है, मदर का भी निकाल देना, और बेवा का जो वाइफ है उसका भी निकाल देना है। तो वो जो बच जाएगा वो शेयर ऑफ डॉटर ही रहेगा, क्योंकि वो डॉटर ही, पीछे उसकी एक ही बेटी थी तो ये डॉटर के हिस्से में चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, Mr. Sajda is ill nowadays. She want to distribute her property worth rupees 8,50,000 among her husband, 2 son, 2 daughter in her life. तो हस्बैंड का शेयर क्या है, 1/4 है। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, 8,50,000। तो हम हस्बैंड का निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ हस्बैंड 1/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2,12,500 आ जाएगा। ये हस्बैंड का शेयर आ जाएगा 1/4। ये आपने ऊपर से पढ़ लेना है जो स्टार्ट में मैंने डिटेल लिखी थी इनहेरिटेंस के अंदर। रिमेनिंग वर्थ, अब रिमेनिंग निकालेंगे जो ओरिजिनल वर्थ में से, ये तो निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे हस्बैंड की जो हिस्से में आ रहा है वो माइनस करेंगे तो 6,37,500 रुपीज बनेंगे। अब ये 2 सन एंड 2 डॉटर में डिवाइड करना है, तो 2 सन का शेयर दो, सन और डॉटर का रेशियो क्या है, 2:1। सन के बेटों के, सन के हिस्से में 2 आता है तो 2 आ जाएगा, दूसरे सन के हिस्से में 2 आ जाएगा, 2 डॉटर है इनके हिस्से में 1 आ जाएगा। अब इन रेशियो को आप ऐड कर दें, 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये टोटल आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। अब शेयर ऑफ ईच सन निकालना, हम एक सन का निकाल रहे हैं दूसरे का भी सेम ही होगा, तो उसका टोटल रेशियो 2 है, और सन का रेशियो 2 है, सम ऑफ रेशियो 6 है, और रिमेनिंग वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी थी 6,37,500। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,12,500, ये ईच सन के हिस्से में आ जाएगा। अब इसी तरह शेयर ऑफ ईच डॉटर, डॉटर का रेशियो क्या है, 1 है, सम ऑफ रेशियो कितना 6 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, सही है। तो उससे 6 से डिवाइड करेंगे 6,37,500 को, तो ये 1,06,250 आपके पास आंसर आ जाएगा, डॉटर का हिस्सा भी आ जाएगा। इस तरह ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बेटा। हम अगले एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे इसके बाद। अल्लाह हाफिज।